हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी का। तो दोस्तों आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल 2023 के मॉडल सेट को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सेट नंबर 4 है। जो लोग सेट 1 से लेकर सेट 3 तक नहीं देखे हुए हैं वो जाके देख लें, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें आपको सभी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे, जैसा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। जो कि टोटल प्रश्न इसमें है, ये 110 प्रश्न टोटल इसमें डाले गए हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आपको सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। जानने से पहले सिलेबस को पहले देख लेते हैं कि उत्पाद सिपाही में क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे सीजीएल में आपको कहाँ कहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे और पीजीटी लैब असिस्टेंट में कहाँ कहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ये आप एक बार वीडियो को पॉज कर लें। जो लोग सिलेबस नहीं देखे हुए हैं वो उन लोगों के लिए ये है, एक बार वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ये जो वीडियो है ये सभी के लिए है। यहाँ पर आपको सभी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे और जहाँ तक देखा जाए ये सभी एग्ज़ामों के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो झारखंड के अंतर्गत जितने भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं बिना किसी देरी के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, विच कंट्रीज कैपिटल इज कोपेनहेगन, मतलब किस देश की राजधानी जो है वो कोपेनहेगन है। इसमें ऑप्शन दिया गया है साइप्रस, डेनमार्क, चेक गणराज्य और डी में दिया गया है क्रोएशिया। तो किसकी राजधानी जो है ये कोपेनहेगन में सिचुएटेड है। तो ये जो डेनमार्क जो कंट्री है, इसकी राजधानी जो है ये कोपेनहेगन में ये सिचुएटेड है। और बाकी सबका अगर देखें तो साइप्रस का जो कैपिटल है ये निकोसिया में सिचुएटेड है और इसकी जो करेंसी दैट मीन्स जो मुद्रा है जो यहाँ पर चलती है ये यूरो चलती है साइप्रस की। और अगर चेक गणराज्य का अगर देखा जाए तो इसका कैपिटल प्रागवे में सिचुएटेड है। और अगर क्रोएशिया का देखा जाए तो इसका कैपिटल जो है ये जागरेब में सिचुएटेड है। तो ये ध्यान में रखें। तो ये दोस्तों चारों देश की कैपिटल मैंने बता दिया। अब चलिए जानते हैं, जो डेनमार्क जो है ये एक यूरोपीय देश है और इसकी राजधानी कोपेनहेगन और इसकी जो मुद्रा जो यहाँ पर जो करेंसी चलती है ये क्रोन यहाँ पर चलती है। डेनमार्क को मैप में देख लेते हैं कि मैप में ये कहाँ पर सिचुएटेड है। जो डेनमार्क जो है ये एक यूरोपीय कंट्री है, मतलब यूरोप में ये सिचुएटेड है। और इसके जो बॉर्डर नेशंस हैं, ये जर्मनी एक है जो कि लैंड बॉर्डर इसके साथ शेयर करता है। अगर और सी बॉर्डर अगर देखा जाए तो ये स्वीडन इसके साथ टच करता है, मतलब टच नहीं करता, सी से अटैच हुआ है। और इसकी जो कैपिटल है ये कोपेनहेगन में सिचुएटेड है। और ये जो डेनमार्क जो है ये नॉर्थ सी में सिचुएटेड एक कंट्री है। अब चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया आर कनेक्टेड बाय द लैंड बॉर्डर्स विद द नेबरिंग कंट्रीज, मतलब भारत के कुल कितने राज्य जो हैं वो पड़ोसी देशों के साथ स्थल सीमाओं से जुड़े हुए हैं, मतलब लैंड बॉर्डर से ये कनेक्टेड हैं। तो इसमें दिया गया है 15 जो राज्य हैं, 17 राज्य, 16 राज्य और डी में दिया गया है 19 राज्य। तो ये टोटल कितने राज्य जो हैं जो हमारे पड़ोसी देशों के साथ ये बॉर्डर टच करते हैं। तो ये जो टोटल जो है ये 16 राज्य जो है ये हमारे देश के जो बगल के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ बॉर्डर टच करते हैं। तब इसको देख लेते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं। ये गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ये सभी जो राज्य हैं जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं। और जो 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख जो है ये भी इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। तो इसे भी ध्यान में रखें। अब इसको मैप में देख लेते हैं कि कौन कौन से जो स्टेट हैं यहाँ से अगर शुरू करते हैं तो ये गुजरात, राजस्थान, पंजाब और इधर तो यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है। और इधर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और ये उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, वेस्ट बंगाल और इधर जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं ये सभी स्टेट जो हैं ये इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो ये है दोस्तों मैप से बेस्ट क्वेश्चन जो कि आपको देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो मैप को अच्छे से आप अध्ययन कर लें क्योंकि यहाँ से काफ़ी प्रश्न आने वाले हैं, मतलब 1-2 प्रश्न तो रहेगा ही रहेगा। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। टू विच स्टेट डज नीरज चोपड़ा हु वॉन गोल्ड मेडल इन जेवलिन थ्रो
इन टोक्यो ओलंपिक बिलोंग्स टू, मतलब जो नीरज चोपड़ा जी जो हैं, जो कि जेवलिन थ्रो करते हैं, ये किस राज्य से ये संबंधित है, मतलब इनका जो निवास स्थान है ये कहाँ से ये बिलोंग करते हैं। इसमें दिया गया है पंजाब, उत्तराखंड, कर्नाटक और हरियाणा दिया गया है। तो जो नीरज चोपड़ा जी जो हैं ये बिलोंग करते हैं हरियाणा स्टेट से, तो ये ध्यान में रखें। ये आपको दिख रहे होंगे, ये नीरज चोपड़ा जो गोल्ड मेडल लेके खड़ा है, और ये जेवलिन थ्रो के ये मतलब खिलाड़ी हैं। और इनको परम विशिष्ट सेवा मेडल दिया जा चुका है और पद्मश्री पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है, तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, विच इंडियन ओरिजिन जर्नलिस्ट हैज़ बीन अवार्डेड द पुलित्जर प्राइज 2021, मतलब किस भारतीय मूल की पत्रकार को पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। इसमें दिया गया है ए मेघा राजगोपालन, बी उषा सुब्रमण्यम, सी में दिया गया है अनीता सरदेसाई, और डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो किनको पुलित्जर पुरस्कार 2021 में दिया गया था, जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र से वो रिलेटेड थे। तो ये जो मेघा राजगोपालन जी हैं, इन्हीं को 2021 में पुलित्जर पुरस्कार जो होता है ये पत्रकारिता वगैरह के क्षेत्र में दिया जाता है, और ये इन्हीं को दिया गया था जो कि भारतीय मूल की ये एक पत्रकार थी। अब इसमें जान लेते हैं कि 2022 में फिर किनको किनको दिया गया है। तो जो 2022 में जो दिया गया है ये दानिश सिद्दीकी को ये दिया गया है, जो कि ये इनको मरणोपरांत ये पुरस्कार इनको दिया गया था। और इसके साथ जो है अदनान अबीदी, सन्ना, इरशाद मोटो और अमित दावे, इन सभी को मिला के 2022 का पुलित्जर पुरस्कार ये दिया गया था। अब इसमें अगर देखा जाए जो फर्स्ट इंडियन जो है जिनको पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था उनका नाम है गोविंद बिहारी लाल, उनका नाम है, जो कि ये फर्स्ट व्यक्ति जो इंडियन है जिनको पुलित्जर अवार्ड दिया गया था। और ये जो दिया गया था ये 1937 ईस्वी में इनको मिला था, तो ये भी ध्यान में रखें, हो सकता है आने वाले एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, व्हेन वाज द देवनागरी स्क्रिप्ट एक्सेप्टेड एज द नेशनल स्क्रिप्ट, तो जो देवनागरी लिपि है इसको राष्ट्र लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था। इसमें दिया गया है 14 सितंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 22 नवंबर 1946, और डी में दिया गया है 24 नवंबर 1952। तो कब देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि के रूप में स्वीकार किया गया था, तो ये स्वीकार किया गया था 14 सितंबर 1949 ईस्वी को देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि के रूप में स्वीकार किया गया था। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है ये 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था, ये पूछा जा रहा है। अब इसमें दिया गया है 40वां स्थान, 50वां स्थान, 52वां स्थान, और डी में दिया गया है 99वां स्थान। तो भारत को 2022 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कितना रैंक हासिल था, तो इसको 40वां रैंक दिया गया था। 2022 का जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो रैंक था, इसमें जो है एक कंट्री के द्वारा क्या क्या नए नए खोज इनोवेशन किए जाते हैं उस प्रकार से ये रैंक तैयार की जाती है। तो इस रैंक में हमारे देश को 40वें स्थान प्राप्त हुआ था 2022 का अगर देखा जाए तो। अब ये जो है 2021 में अगर देखा जाए तो ये 46वें रैंक पे था जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है। अब अगला प्रश्न जानते हैं, हु बिल्ट ए हट ऑफ 2.5 डे इन अजमेर, सॉरी ये इंग्लिश में कुछ अलग हो गया है, इसका 2.5 दिन का झोपड़ा यहाँ पर इंग्लिश होना चाहिए, तो ये ध्यान में रखें। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था, ये प्रश्न है। अब इसमें दिया गया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन ने, और डी में दिया गया मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो किनके द्वारा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया था, तो ये बनाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा इनके द्वारा बनाया गया था। तो ये ध्यान में रखें, ये अजमेर में बनाया गया था। अब इसमें जान लेते हैं जो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है एक मस्जिद का है, मतलब ये मस्जिद टाइप का जो बनाया गया है जहाँ पर मुसलमान लोग जो हैं वो नमाज पढ़ते हैं, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अजमेर में बनाया गया था। और इनके द्वारा और भी इमारत बनाए गए थे, जैसे कि
कुव्वतुल इस्लाम और कुतुब मीनार, ये दोनों भी इन्हीं के द्वारा बनाए गए थे। तो इसे भी ध्यान में रखें, आने वाले प्रश्न जो है एग्जामों में वो पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, पेंटिंग रीच्ड इट्स हाईएस्ट लेवल ड्यूरिंग विच रीजन, मतलब जो चित्रकारी जो है ये किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी, मतलब कौन से वो शासक हैं जिसके शासनकाल के दौरान जो चित्रकारी जो है, चित्रकारिता जो है वो मतलब उसके शासनकाल में बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा था। तो ये कौन से शासन, मतलब किसके शासनकाल में प्रमोट किया जा रहा था। अब इसमें दिया गया है अकबर के शासनकाल में, औरंगजेब के शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में, और डी में दिया गया शाहजहां के शासनकाल में। तो ये किसके शासनकाल में जो चित्रकारी जो है वो सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था, तो ये पहुंचा था जहांगीर के शासनकाल में। और ये ध्यान में रखें, ये प्रश्न काफ़ी बार विभिन्न एग्जामों में पूछा जा चुका है। जहांगीर के दरबार में कुछ चित्रकार जो लोग थे उन सब का नाम था अबुल हसन, बिस्नदास और मंसूर, फारूक बेग, दौलत और मनोहर। ये सभी जो चित्रकार जो थे ये जहांगीर के दरबार में ये रहा करते थे और चित्रकारी किया करते थे। तो ये भी ध्यान में रखें, यहाँ सभी प्रश्न हो सकता है, बन सकता है कि इन सभी का नाम दे देगा और पूछ देगा कि कौन से जो चित्रकार जो हैं वो जहांगीर के दरबार में नहीं रहा करता था। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट एसोसिएटेड विथ महात्मा गांधी, मतलब महात्मा गांधी से संबंधित ये कौन सा नहीं है, मतलब उनके द्वारा कौन सा नहीं लिखा गया है। ये कुछ पुस्तक दिए गए हैं जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है, उनमें से कौन सा नहीं लिखा गया है। तो इसमें दिया गया है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, बी में दिया गया हरिजन, सी में है द होली फैमिली, और डी में दिया गया हिंद स्वराज। तो ये कौन सी जो पुस्तक है जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो ये माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ तो ये तो लिखा गया है, हरिजन भी लिखा गया है और द हिंद स्वराज भी लिखा गया है, जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा ये सभी चर्चित पुस्तक हैं जो लिखा गया है। एक बचता है द होली फैमिली, ये उनके द्वारा नहीं लिखा गया है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, हु अमोंग द फॉलोइंग वाज द पायनियर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, मतलब निम्नलिखित में से भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी कौन था। इसमें दिया गया है रिपन, मेयो, लीटन, कर्जन। तो स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है लॉर्ड रिपन को माना जाता है। भारत में सेल्फ जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है उसके अग्रगामी के रूप में इनको माना जाता है। अब अगला है, इन विच सेशन ऑफ द कांग्रेस वाज द ओथ ऑफ पूर्ण स्वराज टेकन, मतलब कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का शपथ ये लिया गया था। इसमें दिया गया है कलकत्ता अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, इलाहाबाद अधिवेशन और मद्रास अधिवेशन। तो ये किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की शपथ ली गई थी, तो ये जो अधिवेशन जो है ये लाहौर अधिवेशन में ये शपथ लिया गया था, जो कि 1929 में ये अधिवेशन हुआ था लाहौर में। और इसके जो अध्यक्षता जो कर रहे थे ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे, और इन्हीं के द्वारा आधी रात में लाहौर में जो है झंडा फहराया गया था 26 जनवरी को, मतलब आधी रात में। और ये जो है रावी नदी के तट पे ये तिरंगा झंडा फहराया गया था और स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय ये किया गया था। इसीलिए 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित का मिलान करने के लिए बोला जा रहा है। तो एक साइड दिया गया है नृत्य दिया गया है और दूसरे साइड दिया गया है वो किस राज्य से वो रिलेटेड है। इसमें दिया गया भारतनाट्यम जो है ये कौन से राज्य से रिलेटेड है। अब यहाँ पर दिमाग लगाने का ये चीज़ है कि जो ओडिसी जो है, ओडिसी ये उड़ीसा से तो रिलेटेड है, तो इसमें दो ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। और भारतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का है। तो ये ऐसा अगर देखा जाए तो ये केवल ऑप्शन नंबर ए ही टच करता है, जो कि ये ए का 4, बी का 3 जो कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का है और कथकली ये केरल का है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो भारतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का ये डांस फॉर्म है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, कथकली केरल का और ओडिसी जो है ये उड़ीसा का है। तो ये ध्यान में रखें, ऐसे प्रश्न घुमा फिरा के यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, विथ हाउ मेनी कंट्रीज डज वेस्ट बंगाल शेयर इट्स बॉर्डर, मतलब पश्चिम बंगाल जो है ये की सीमा जो है ये कितने देशों के साथ ये लगती है। तो इसमें दिया गया है 1, 2, 3,
4। तो ये कितने देशों के साथ पश्चिम बंगाल की जो सीमा जो है ये शेयर होती है, ये होती है टोटल 3 देशों के साथ। अब ये कौन कौन से देश हैं उसको एक बार मैप में देख लेते हैं। तो ये रहा वेस्ट बंगाल जो पश्चिम बंगाल है। अब इसके जो बॉर्डर जो है ये पहला तो बांग्लादेश के साथ शेयर होता है, दूसरा अगर देखा जाए तो ये भूटान के साथ शेयर होता है, और तीसरा अगर देखा जाए तो ये नेपाल के साथ ये शेयर होता है। तो ये टोटल 3 जो है इंटरनेशनल बॉर्डर ये शेयर करता है, जो बांग्लादेश हमारा मतलब वेस्ट बंगाल जो हमारा एक स्टेट है इंडिया का। तो ये ध्यान में रखें। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं ये ममता बनर्जी जी हैं, तो इसे भी करंट से रिलेट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, सॉइल सैलिनिटी इज़ मेजर्ड बाय, मतलब मुद्रा की जो लवणता जो होती है ये किससे मापी जाती है। इसमें दिया गया है चालकता मापी से, आर्द्रता मापी से, साइक्रोमीटर से और वृद्धि मापी से। तो मृदा की लवणता जो है ये किससे मापी जाती है, ये मापी जाती है चालकता मापी से, ये मापी जाती है मतलब कनेक्टिविटी जो मीटर होता है उससे ये मापी जाती है। जो मृदा जो है, जो सॉइल जो है उसकी लवणता मतलब उसमें कितना साल्ट प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट ऑफ इंडिया, मतलब निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिकी तप्त स्थल ये जिसको हॉट स्पॉट बोला जाता है ये कहा जाता है। इसमें दिया गया पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, और डी में दिया गया उपयुक्त में से सभी। तो किसको पारिस्थितिकी तंत्र का हॉट स्पॉट बोला जाता है हमारे देश का। तो ये जो जितने भी दिए गए हैं, पश्चिमी घाट जो है, पूर्वी हिमालय जो है, और ये पश्चिमी हिमालय, ये पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर जो जीव जंतु जो हैं वो काफ़ी मात्रा में वो पाए जाते हों। तो ये तीनों जगह में काफ़ी मात्रा में जीव जंतु पाए जाते हैं, तो ये ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, ग्रीन रिवोल्यूशन वाज मोस्ट सक्सेसफुल इन, मतलब जो हरित क्रांति जो लॉन्च किया गया था वो कहाँ पर सबसे ज़्यादा ये सफल रहा था। इसमें दिया गया पंजाब और तमिलनाडु में, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, और डी में दिया गया उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में। तो जो ग्रीन रिवोल्यूशन जो था वो सबसे ज़्यादा जो सफल रहा था ये पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के राज्य में, ये तीनों राज्यों में ग्रीन रिवोल्यूशन ये सफल रहा था। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसके तहत जो खेती की गई थी। और ये जो ग्रीन रिवोल्यूशन जो है ये 1966 से लेकर 1967 के बीच में इसको शुरू किया गया था। अब अगला प्रश्न जानते हैं, कोलकाता इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ पोर्ट, मतलब कोलकाता में जो बंदरगाह सिचुएटेड है वो किस टाइप का बंदरगाह का ये उदाहरण है। अब इसमें दिया गया नौसैनिक बंदरगाह, तेल बंदरगाह, नदीय बंदरगाह, और डी में दिया गया प्राकृतिक, दैट मीन्स नेचुरल पोर्ट। तो ये किस टाइप का बंदरगाह है, जो कि कोलकाता बंदरगाह है। ये जो बंदरगाह जो है ये नदीय बंदरगाह है, मतलब ये जो नदी से रिलेटेड, मतलब नदी में ये बंदरगाह सिचुएटेड है। तो ये ध्यान में रखें, ये समुद्र के तट पे नहीं सिचुएटेड है जो कोलकाता का बंदरगाह जो है। अब अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न है, द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको बीओडी बोला जाता है, ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर शुड बी, मतलब सुरक्षित पेयजल के लिए जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग क्या होनी चाहिए। तो इसमें दिया गया 0, 50 ppm, 100 ppm, और डी में दिया गया 200 ppm। तो ये जो पीने का जो जल होना चाहिए उसमें रासायनिक ऑक्सीजन की मांग जो है ये कितनी होनी चाहिए। तो ये होनी चाहिए 0 होनी चाहिए, मतलब नहीं के बराबर होना चाहिए। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो सेफ ड्रिंकिंग में होता है तो वो 0 के बराबर होना चाहिए, उसी को पीने योग्य पानी मान सकते हैं। अब अगला जानते हैं, ऑन वाट डज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द ए कंट्री डिपेंड, मतलब किसी भी देश की आर्थिक विकास किस पर ये निर्भर करती है। इसमें दिया गया प्राकृतिक संसाधन पर, पूंजी निर्माण पर, बाजार का आकार पर, और डी में दिया गया उपयुक्त में से सभी। तो ये किसी भी देश का जो है वो आर्थिक विकास ये निर्भर करता है प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण और बाजार का आकार, ये तीनों पे ये डिपेंड करता है। तो ये ध्यान में रखें, अगर कोई भी देश अगर विकास कर रहा है तो इसमें इन तीनों फैक्टर का होना काफ़ी ज़रूरी है। अब अगला प्रश्न जानते हैं, फ्री ट्रेड मीन्स, मतलब मुक्त व्यापार का क्या अभिप्राय है। इसमें दिया गया है एक देश से दूसरे देश को माल का मुक्त संचालन, मतलब कोई भी टैक्स वगैरह ना लगाना। बी में दिया गया माल का निःशुल्क संचालन,
और सी में दिया गया है माल का सेवाओं का अनियंत्रित आदान प्रदान, और डी में दिया गया है निःशुल्क व्यापार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मुक्त व्यापार का अभिप्राय क्या होगा? इसका अभिप्राय होगा माल का सेवाओं का अनियंत्रित जो है आदान प्रदान करना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुक्त व्यापार, मतलब फ्री ट्रेड, अनकंट्रोल्ड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब अगर कोई भी दो देशों के बीच अगर ये समझौता होता है मुक्त व्यापार का, फ्री ट्रेड का, तो उसमें जो है जितने भी सामान वगैरह जो होते हैं, जो सर्विस वगैरह होते हैं, वो फ्री मतलब अनकंट्रोल्ड वो ट्रांसफ़र होते रहता है इन दो देशों के बीच में। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न। द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया इज पब्लिश्ड एवरी ईयर बाय। जो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण जो है ये प्रतिवर्ष किसके द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है? में दिया गया है वाणिज्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा, बी में दिया गया है CSO के द्वारा, सी में है वित्त मंत्रालय, और डी में दिया गया है आर्थिक मामलों कार्य का मंत्रालय का। तो ये किसके द्वारा इकोनॉमिक सर्वे प्रत्येक साल ये प्रेजेंट किया जाता है? ये प्रेजेंट किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा, दैट मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इकोनॉमिक सर्वे ये लाया जाता है, और ये प्रत्येक साल लाया जाता है, जिसको बोला जाता है आर्थिक सर्वेक्षण, और बजट भी मतलब इनके द्वारा पेश किया जाता है। अब अगला है, सिंस द इंसेप्शन ऑफ प्लानिंग इन इंडिया द टोटल नंबर ऑफ ईयर्स अनकवर्ड इन एनी 5 ईयर प्लान इज। मतलब भारत में योजना का आरंभ से किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या क्या है? मतलब उन सभी कौन सी जो ईयर हैं जिसमें कंप्लीट 5 वर्ष पूरे नहीं किए गए हैं, उन सभी को मिला के वो कुल कितने वर्ष होंगे? तो इसमें दिया गया है ए में 6 वर्ष, बी 7 वर्ष, सी 5 वर्ष, और डी में दिया गया है 3 वर्ष। तो ये टोटल कितने वर्ष होंगे? ये होंगे 7 वर्ष टोटल होंगे। और ये कौन कौन से साल थे और इनमें कितने कितने ईयर थे इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि हो गया 1966 से लेकर 1969 तक 3 वर्ष के लिए चलाया गया था, और 1978 से लेकर 1980 तक 2 वर्ष के लिए चलाया गया था, और 1990 से लेकर 1992 तक ये 2 वर्ष चलाया गया था। तो ये टोटल अगर मिलाया जाए तो ये कुल 7 वर्ष ये होंगे, जो कि जो पंचवर्षीय योजना जो लाए गए थे वो उसमें जो है जो आधा आधा जो साल चला था उन सभी को ये पूछा गया प्रश्न है। अब अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान की आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो ये कौन कौन से जो लक्षण हैं जिनको 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं किया जा सकता है? तो इसमें दिया गया संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली और न्यायिक समीक्षा। बी में है संप्रभुता, भूभागीय अखंडता और शासन को संसद प्रणाली, सी में दिया गया न्यायिक समीक्षा और संघीय प्रणाली, और डी में दिया गया संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली। तो किसको संशोधित नहीं किया जा सकता है अनुच्छेद 368 के तहत? तो ये जो है संप्रभुता हो गया और भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली और न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली को ये अनुच्छेद 368 के तहत इसको संशोधित नहीं किया जा सकता है। अगर संशोधित किया जाए तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसको नल एंड वॉइड घोषित कर देगा, मतलब वो मानेगा नहीं, उसको कानून बनने नहीं देगा। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु इज़ द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। मतलब भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? इसमें दिया गया है प्रधानमंत्री, भारत सरकार का मुख्य सचिव, राष्ट्रपति, और डी में दिया गया केंद्रीय गृह मंत्री। तो ये कौन होता है कार्यपालिका का प्रमुख हमारे भारतीय संविधान के अनुसार? तो जो राष्ट्रपति जो होते हैं वो होते हैं हमारे देश में कार्यपालिका का प्रमुख, इनको माना जाता है। अब अगला जानते हैं, द पार्लियामेंट्री कमेटी टू स्क्रूटनाइज द रिपोर्ट ऑफ द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज। मतलब भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति को क्या बोला जाता है? इसमें दिया गया आकलन समिति, प्रवर समिति, लोक लेखा समिति, और डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो ये जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा जो ये करता है लोक लेखा समिति के द्वारा ये किया जाता है। ये सबमिट किया जाता है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा, और ये रिपोर्ट का समीक्षा जो है ये लोक लेखा समिति के द्वारा ये किया जाता है। तो ये ध्यान में रखें।
इसमें जो होता है सरकार जितने भी पैसे जो होते हैं वो कहाँ कहाँ खर्च करते हैं, ये सभी का जो रिपोर्ट जो है ये नियंत्रण और महालेखा परीक्षक, जिसको CAG भी बोला जाता है, यही इसका रिपोर्ट तैयार करता है कि सरकार कहाँ कितने पैसे खर्च कर रही है, कितना अच्छे कामों में खर्च कर रही है, कितना गबन कर रही है, ये सभी का लेखा जोखा यही रखता है CAG, जिसको केग बोला जाता है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ऑन व्हाट डज द होल्डिंग ऑफ ग्राम पंचायत इलेक्शन डिपेंड, मतलब जो ग्राम पंचायत के जो चुनाव होते हैं वो किस पर निर्भर करते हैं, मतलब वो जो चुनाव जो होता है वो किसके द्वारा करवाया जाता है। इसमें दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, परामर्शदात्री समिति के द्वारा, और डी में दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब किसी के द्वारा नहीं करवाया जाता है। तो जो ग्राम पंचायत का जो चुनाव जो होता है, निर्वाचन जो होता है, ये करवाया जाता है राज्य सरकार का जो निर्वाचन आयोग जो होता है उसके द्वारा ये करवाया जाता है, तो ये ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया vs UK इज़, मतलब जो ये पुस्तक है जिसका नाम है इंडिया वर्सेस UK, इसके लेखक कौन है। इसमें दिया गया अजय माथुर, सुधा मूर्ति, असीम चावला, और डी में दिया गया सैयद अकबरुद्दीन। ये जो बुक है जिसका नाम है इंडिया वर्सेस UK, ये लिखा गया है सैयद अकबरुद्दीन जी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। अब अगला जानते हैं इन विच ईयर विल इंडियाज़ फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान, ये गगनयान लिखा गया है, गगनयान यहाँ पर होगा, विल बी लॉन्च्ड, मतलब किस साल भारत का पहला जो है ये मानव अंतरिक्ष मिशन, जिसको गगनयान बोला जाता है, इसको लॉन्च किया जाएगा। इसमें दिया गया है ए में 2022, 2025, 2023, और डी में दिया गया 2024। तो जो है भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन जिसको गगनयान बोला जाता है, ये लॉन्च किया जाएगा 2023 में, ये लॉन्च किया जाएगा। और ये लॉन्च किया मतलब अभी तक शायद नहीं किया गया है, जब किया जाएगा उस टाइम देखा जाएगा। इस मिशन में जो है मानवों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। अब इसमें जो है अगर ऐसा करेगा हमारा देश तो ये चौथा देश बन जाएगा, अमेरिका, रूस, चीन के बाद ये चौथा देश हमारा देश बन जाएगा अगर अगर भेजने में सक्सेसफुल रहा तो। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए स्कीम फॉर रूरल डेवलपमेंट, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी स्कीम जो है ये ग्रामीण विकास से के लिए ये नहीं है। इसमें दिया गया है ट्राइसेम, क्राई, ज्राई और IRDP। तो ये कौन सा स्कीम जो है ये ग्रामीण विकास के लिए इसको नहीं बनाया गया है। तो ये जो CRY जो स्कीम है इसको ग्रामीण विकास के लिए नहीं बनाया, बाकी जितने भी ये दिए गए हैं ये सभी ग्रामीण विकास से ये रिलेटेड हैं। इसको बोला जाता है चाइल्ड राइट्स एंड यू, जो कि बाल अधिकारों से संबंधित ये योजना है, और ये जो है ग्राम विकास से संबंधित ये नहीं है जो ये योजना है। अगला प्रश्न है विच इज़ द स्मॉलेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ झारखंड। अब यहाँ से झारखंड के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, मतलब झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र ये कौन सा है। इसमें दिया गया है पलामू, चतरा, धनबाद, लोहरदगा। तो ये कौन सा जो संसदीय क्षेत्र है जो झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। तो जो चतरा जो है ये झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है, इसे ध्यान में रखें। अब बड़ा कौन है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, सर्च करके बताएं। हालांकि इसका सबसे बड़ा जो संसदीय क्षेत्र है वो सिंहभूम क्षेत्र है, मतलब चाईबासा का जो क्षेत्र है उसको बोला जाता है, मतलब ये सबसे बड़ा लोकसभा का संसदीय क्षेत्र है चाईबासा। तो ये ध्यान में रखें। और जो झारखंड में जो है टोटल जो है 14 जो है ये लोकसभा सीटें हैं, जिसमें अगर आरक्षण के अनुसार देखा जाए तो ये 5 ST के लिए आरक्षित है और एक जो है ये SC कम्युनिटी के लिए आरक्षित है, और बाकी जितने भी हैं वो जनरल कम्युनिटी के लिए वो आरक्षित हैं। तो ये ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है वाइट लाइट इज़ ए मिक्सचर ऑफ हाउ मेनी कलर्स, मतलब जो श्वेत प्रकाश जो है ये कितने रंगों का मिश्रण है। इसमें जो है जो श्वेत प्रकाश को अगर हम प्रिज्म में अगर पास करवाएंगे तो उसमें टोटल 7 कलर आपको देखने को मिलेगा, और ये जो कलर हैं ये विबजियोर कलर रहेंगे, जो कि ये रहेंगे बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग ये रहेंगे। अब इसमें जो है रेड कलर जो है इसका तरंगदैर्घ्य जो है ये सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादातर जो रेलवे स्टेशन जो होते हैं उसमें
रेड कलर का यूज किया जाता है वो जो है मतलब खतरे का सूचक इसको माना जाता है, जिसको काफ़ी दूर से इसको देखा जा सकता है। और अगर कौन सा कलर अगर पूछा जाए जो काफ़ी दूर से उसको नहीं देखा जा सकता है, तो ये वॉयलेट कलर जो है ये इसको ज़्यादा दूर तक इसको नहीं देखा जा सकता है। दोस्तों ये सभी साइंस के क्वेश्चन हैं, अभी झारखंड के क्वेश्चन शुरू नहीं हुए हैं। वो सभी जो प्रश्न रहेंगे झारखंड के वो लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। जो लास्ट 40 क्वेश्चन रहेंगे वो सभी झारखंड से रिलेटेड रहेंगे। हालांकि इससे पहले वाला जो प्रश्न था वो भी झारखंड से रिलेटेड ही था, जो कि बीच में डाला गया है। अब अगला प्रश्न है, ग्लासेस यूज्ड फॉर वाचिंग 3D मूवीज़ कंटेंट्स। जो 3D मूवी है जिसको देखने के लिए चश्मे का यूज किया जाता है, उस चश्मे में क्या रहता है, मतलब कौन से लेंस लगी रहती है। इसमें दिया गया है द्विफोक्सी लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस और है पेलोराइड मतलब पोलराइड लेंस जिसको बोला जाता है। तो ये कौन सी लेंस जो है जो 3D फिल्मों को देखने के लिए, कभी भी अगर मूवी देखने गए होंगे तो 3D अगर वहाँ घुसे होंगे तो आपको एक चश्मा दिया जाता है, जिसके तहत आप अगर उसको लगाओगे तभी आपको पता चलेगा कि ये मूवी 3D किस तरह दिखती है। तो इसमें कौन सा जो लेंस लगा रहता है, तो जितने भी 3D चश्मे जो होते हैं उसमें लगा रहता है पोलराइड जो लेंस होता है वो लगा रहता है। तो ये ध्यान में रखें, ये सभी नहीं लगा रहता है इसमें, ये भ्रामक करने के लिए ये दिया गया है। अब अगला जानते हैं, व्हाट इज़ द मिनिमम ट्रांसमिट पावर, मतलब न्यूनतम परागैम शक्ति किसकी होती है। इसमें दिया गया है गामा रेज की, बीटा रेज की, एक्स रेज की और अल्फा रेज की। तो कौन सा जो किरण है जिसका न्यूनतम परागैम शक्ति जो होता है ये होता है। अब इसमें जो है ये ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे है, ए और बी ऊपर नीचे हो गया है, तो उसे घबराएं नहीं। इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये अल्फ़ा किरण जो होंगे उसका सबसे कम जो है परागैम शक्ति जो होता है, मतलब ट्रांसमिट करने का जो पावर होता है ये सबसे कम होता है अल्फ़ा किरण का। ट्रांसमिट करने का मतलब एक जो कोई भी अगर वस्तु रखा हो उसके बीच में तो उसको परिच्छेद करके आगे बढ़ने का ये पावर जो होता है ये सबसे कम जो है ये अल्फ़ा किरणों में होता है। अगर इसमें अगर देखा जाए तो अल्फ़ा किरणों में सबसे कम होता है, उसके बाद बीटा किरण में होता है, उसके बाद गामा किरण में होता है। और अगर गामा किरण को अगर आपके बॉडी में प्रवाहित किया जाएगा तो वो बॉडी को ही वो ध्वस्त कर देगा, तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वैल्यू ऑफ जी, जो कि जी जो होता है ये किस लिए उपस्थित है, ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए ये उपस्थित है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जी का वैल्यू क्या होता है, जो कि ये गुरुत्वाकर्षण जो पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उसमें उत्पन्न त्वरण को ये मतलब निरूपित कर रहा है। तो इसमें जी का ही वैल्यू पूछा जा रहा है। इसमें दिया गया है 7.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 6.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डी में दिया गया 5.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जी की जो वैल्यू होती है ये होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो लोग साइंस के स्टूडेंट होंगे उसको तो काफ़ी इजी ये क्वेश्चन लगा होगा, बाकी जो आर्ट्स कॉमर्स के होंगे उसे काफ़ी हार्ड लगा होगा, क्योंकि उन लोगों को हालांकि ये जो है 10th 9th में ये डाला गया है, जो साइंस का बुक है उसमें डाला गया है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न, एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग ऑफ ए क्लॉक इज, जो स्प्रिंग घड़ी होती है उसमें जो ऊर्जा संचालित होती है, मतलब उसमें जो ऊर्जा संचित होती है उसमें स्टोर रहती है, वो कौन सी ऊर्जा रहती है। इसमें दिया गया गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा। तो जो स्प्रिंग की जो घड़ी होती है उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित रहती है, तो ये ध्यान में रखें। अब ये जो ऊर्जा जो होती है जिसको स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, ये किसी भी वस्तु की अवस्था या फिर खास स्थिति के कारण जो ऊर्जा उसमें होती है उसी को बोला जाता है स्थितिज ऊर्जा बोला जाता है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब मेड ऑफ, जो विद्युत बल्ब जो होता है उसका फिलामेंट किससे बना होता है ये पूछा जा रहा है। इसमें दिया गया तांबा, नाइक्रोम, सीसा, टंगस्टन। तो जो विद्युत का बल्ब जो होता है जिसके अंदर फिलामेंट होता है ये बना होता है टंगस्टन का बना होता है, तो ये ध्यान में रखें और ये काफ़ी बार ये पूछा जा चुका है विभिन्न विभिन्न एग्जामों में। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ फील्ड इन द मैक्सिमम क्वांटिटी इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब, मतलब बिजली का जो बल्ब होता है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी मात्रा जो होती है उसमें भरी होती है सबसे ज़्यादा मात्रा में। इसमें दिया गया नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और ऑक्सीजन। तो ये
किसको भरा जाता है, जो बिजली का बल्ब होता है, ये आर्गन को भरा जाता है बिजली के बल्ब में, जिसके कारण वो जो चमकीला जो होता है वो चमकता है और वो ज़्यादा लाइट जो है वो फैलाता है इसके कारण। तो ये भी ध्यान में रखें। अब अगला जानते हैं, अमलगम इज एन एलॉय इन विच द बेस मेटल इज। मतलब जो अमलगम जो होता है ये एक प्रकार का मिश्र धातु है जिसमें आधार धातु होता है उसमें। और कौन सा आधार धातु होता है, मतलब ये जो अमलगम जो होता है इसमें ये एक प्रकार का मिश्र धातु है जिसमें एक धातु जो होता है वो परमानेंट रहता है और कोई दूसरा धातु उसमें मिला के वो बनाया जाता है। तो इसी में पूछा जा रहा है जो धातु है जो परमानेंट रहता है वो कौन सा धातु है। इसमें दिया गया है एल्युमिनियम, पारा, तांबा और जिंक दिया गया है। तो ये कौन सा धातु जो होगा जिसमें अमलगम में ये एक धातु प्रेजेंट ही रहेगा। तो जो पारा जो होता है यही प्रेजेंट रहता है इसमें। अगर आप एक पारा रहेगा और दूसरा कोई और धातु आप मिला के उसको अमलगम बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, द रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास इज। मतलब जो कांच बनता है उसमें जो कच्ची सामग्री जो यूज किया जाता है, मतलब कांच कैसे बनता है ये सिंपली पूछा जा रहा है। तो इसमें दिया गया है बालू, सोडा, चूना पत्थर को मिला के, बालू, चारकोल, सोडा को मिला के, चूना पत्थर, चारकोल, सल्फर को मिला के, और डी में दिया गया है बालू, सल्फर और सोडा को मिला के। तो जो कांच जो होता है उसमें होता है बालू, सोडा और चूना पत्थर, इन तीनों को मिला के कांच को तैयार किया जाता है। जो भी बोतल जो होते हैं जिन सभी का हम लोग यूज करते हैं उन सभी में जो ये कांच होता है ये इसी का बना होता है। बालू होता है उसमें, सोडा होता है और चूना पत्थर होता है। इन सभी का केमिकल कॉम्पोजिशन करके वो शीशा तैयार किया जाता है। अगला जानते हैं, द गैस यूज टू एक्सटिंग्विश द फायर इज। मतलब आग बुझाने के लिए कौन से गैस को यूज किया जाता है। इसमें दिया गया है नियॉन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो किस गैस का यूज किया जाता है आग बुझाने के लिए ये किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज किया जाता है। इसीलिए आप कहीं भी देखे होंगे रेड कलर का जो एक लगा होता है कोई हॉस्पिटल वगैरह जो भी मॉल वगैरह में, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरा होता है ताकि अगर कहीं भी अगर आग लग जाए तो उसका तुरंत इस्तेमाल करके उस आग को बुझाया जा सके। और ये सभी जो है पेट्रोल पंप वगैरह में भी लगे रहते हैं। अगला प्रश्न है, गन पाउडर वाज इन्वेंटेड बाय। जो बारूद जो है ये किसके द्वारा आविष्कार किया गया है। इसमें दिया गया है रॉजर बेकन के द्वारा, कोल्ट ने, सीवी रमन ने और डॉक्टर गेटिंग ने। तो ये किनके द्वारा बारूद का आविष्कार किया गया है, तो ये किया गया रॉजर बेकन के द्वारा इसका आविष्कार किया गया, जो बारूद जो यूज होता है बम वगैरह बनाने में। अब अगला जानते हैं, अगला प्रश्न, ग्रीन कलर अपीयर्स इन फायरवर्क्स ड्यू टू होज क्लोराइड साल्ट। जो आतिशबाजी जो होता है, जो पटाखे होते हैं उसमें हरा रंग जो दिखता है जब वो फटता है, तो उसमें कौन सा जो क्लोराइड लवण होता है जिसके कारण वो हरा दिखाई देता है। अब इसमें दिया गया सोडियम का क्लोराइड, स्ट्रोंशियम का क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और बेरियम क्लोराइड। तो जो किस क्लोराइड के कारण जो पटाखे जो होते हैं वो हरा रंग दिखाई देते हैं फटने के बाद, तो ये बेरियम क्लोराइड के कारण ये दिखाई देते हैं। अब इसमें जो है विभिन्न विभिन्न कलर जो होते हैं पटाखों में वो कैसे दिखते हैं वो भी देख लेते हैं। लाल रंग जो होता है ये स्ट्रोंशियम सल्फेट के कारण ये दिखाई देता है। चमकीला लाल रंग अगर देखा जाए तो ये स्ट्रोंशियम कार्बोनेट के कारण दिखाई देता है। और लाल रंग स्ट्रोंशियम नाइट्रेट के कारण, सोडियम लवण के कारण सुनहरा पीला दिखाई देता है और कॉपर लवण के कारण नीला रंग दिखाई देता है और एल्युमिनियम चूर्ण के कारण ये सिल्वर कलर ये दिखाई देता है। तो ये भी ध्यान में रखें, यहाँ से भी हो सकता है तो आपको प्रश्न बन सकते हैं। यहाँ से काफ़ी प्रश्न बनने के चांसेस हैं। अब अगला देखते हैं, द एंजाइम विच कोएगुलेट्स मिल्क इनटू कर्ड। मतलब दूध को दही में दही जमाने के लिए कौन से एंजाइम ये का यूज किया जाता है। मतलब वो किस एंजाइम के कारण दूध से दही बन जाता है। इसमें दिया गया है रेनिन, पेप्सिन, रेजिन, सिट्रेट। तो ये कौन सा एंजाइम है जिसके कारण दूध से दही बन जाता है। तो ये जो रेनिन जो है इसी के कारण दूध जो है वो दही बन जाता है। तो ये भी ध्यान में रखें। हालांकि कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जिसके कारण वो दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं।
दोस्तों इसमें टोटल 110 प्रश्न हैं, तो इसमें वीडियो का लेंथ थोड़ा लंबा होने वाला है, तो धैर्य बना के देखते रहें। हालांकि जिन लोगों को एग्ज़ाम के प्रति थोड़ा श्रद्धा होगा, जो अच्छे से तैयारी करते होंगे, उन सभी के लिए ये काफ़ी मतलब बोरिंग का टाइम ये नहीं लगता होगा। उन लोगों को सीखना है तो वो देखेंगे ही, और जिन लोगों को नहीं देखना है वो तो छोड़ के जा ही सकते हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न। हीमोग्लोबिन इन द ब्लड इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोटीन विच इज़ फाउंड अबंडेंटली इन। जो हीमोग्लोबिन जो होता है वो उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में, जो हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें क्या सबसे ज़्यादा पाया जाता है? इसमें दिया गया है लौह, रजत, तांबा, स्वर्ण। तो जो हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें पाया जाता है लोहा की मात्रा, ये भरपूर मात्रा में ये पाया जाता है। मतलब हमारे खून में जो होता है वो लोहा सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो ये ध्यान में रखें। और ये हीमोग्लोबिन में ये होता है, जिसके कारण जो होता है वो लाल दिखाई देता है। तो ये भी आप इसमें दिमाग लगा सकते हैं। अब अगला जानते हैं ECG हुज एक्टिविटी डज इट रिप्रेजेंट। मतलब ECG जो होता है ये किसकी गतिविधि को ये दर्शाता है? इसमें दिया गया है मस्तिष्क, हृदय, फुफ्फुस, वृक्क। तो जो ECG होता है ये हृदय की गति को ये दर्शाता है, तो ये ध्यान में रखें। ECG का फुल फॉर्म जो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि एक चिकित्सा का ये उपकरण है, जिसके तहत जो होता है हृदय की गति को ये पता लगाता है कि हृदय कितना बार धड़क रहा है 1 मिनट में। मतलब ये डॉक्टर सब यूज करते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में को नहीं बढ़ाता है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। इसमें दिया गया है रेस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस, बर्निंग ऑफ पेट्रोल, एरोबिक डीके ऑफ वेजिटेशन। तो ये किसके कारण जो होता है ये काम होता है? ये होता है फोटोसिंथेसिस के कारण। मतलब वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को ये नहीं बढ़ाता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या करता है? वो ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है वायु में, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है, जो पेड़ों के द्वारा ये फोटोसिंथेसिस किया जाता है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न। व्हाट आर वायरसेस जनरली मेड ऑफ। जो वायरस जो होते हैं वो किसके द्वारा बने होते हैं? किसके मतलब किससे वो बने होते हैं? जो भी वायरस जो होते हैं उन सभी वायरस। इसमें दिया गया है प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन प्लस एस्कॉर्बिक एसिड, और डी में दिया गया प्रोटीन प्लस लिपिड। तो जितने भी वायरस जो होते हैं वो बने होते हैं प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड के ये बने होते हैं। मतलब ये एक प्रकार का प्रोटीन ही होते हैं जो वायरस होते हैं। हालांकि ये जो वायरस होते हैं वो काफ़ी हानिकारक होते हैं, तो ये भी ध्यान में रखें। अगला जानते हैं। इसमें दिया गया है जो वायरस का जो अध्ययन जो है उसको वायरोलॉजी कहलाता है, और इसका जो खोज जो है ये प्रथम बार जो खोजा गया था ये इवानोव्स्की के द्वारा ये खोजा गया था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सभी पॉइंट्स हैं। अगला प्रश्न है द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाज फर्स्ट सपोर्टेड बाय। मतलब जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जो कॉन्सेप्ट जो है ये सबसे पहले किसके द्वारा ये दिया गया था? इस जो सिद्धांत जो है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसमें दिया गया है ओपेरिन ने, डार्विन ने, स्पेंसर ने और हैकेल ने। तो जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जो ये सिद्धांत है ये दिया गया था डार्विन के द्वारा। इसमें जो होता है कोई भी जो जीव जंतु जो होता है वो अपने पर्यावरण में किस तरह वो सामंजस्य करके वो अपना जीवन पालन करता है और वो बढ़ते रहता है, इसमें ये सिद्धांत इसमें इनके द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न जानते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट प्रोडक्ट। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्पाद ये नहीं है? इसमें दिया गया है कैफीन, पिपेरिन, निकोटिन और सैकरिन। तो ये कौन सा जो है ये पादप उत्पाद नहीं है, मतलब प्लांट प्रोडक्ट ये नहीं है। तो जो सैकरिन जो है ये प्लांट प्रोडक्ट ये नहीं है, बाकी ये जितने सभी हैं प्लांट के द्वारा ये उत्पन्न किए गए हैं। अगला जानते हैं ये जो सैकरिन जो है ये कृत्रिम मीठा पदार्थ है। मतलब इसको मानव द्वारा इसको बनाया जाता है मिठास बढ़ाने के लिए, मतलब मीठा पदार्थ इसको बोला जाता है। इसमें जो मुख्य पदार्थ जो होते हैं बेंजोइक सल्फाइलिमिन ये पदार्थ इसमें, जिसके कारण ये सैकरिन बनता है। अगला प्रश्न है विच प्लांट इज कॉल्ड हर्बल इंडियन डॉक्टर। मतलब किस पादप को शाक्य भारतीय डॉक्टर कहा जाता है? इसमें दिया गया आंवला को,
तुलसी को, नीम को, आम को। तो ये कौन से पादप को मतलब पौधे को बोला जाता है शाक्य भारतीय डॉक्टर। ये बोला जाता है जो तुलसी का जो पौधा होता है वो काफ़ी ये मतलब डॉक्टर मतलब इसमें जो है काफ़ी प्रकार की बीमारियों को ये दूर करता है, जो तुलसी का जो पत्ता होता है वो, और इसीलिए इसको बोला जाता है शाक्य भारतीय डॉक्टर बोला जाता है। और ये जो है हिंदू धर्म में ये एक रिलीजियस पौधा भी माना जाता है। इसमें पानी चढ़ाए जाते हैं, पूजा किए जाते हैं इस पौधे को, तो ये भी ध्यान में रखें। अगला जानते हैं, कंप्यूटरों में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं, मतलब कौन से जो यूनिट जो हैं वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये कहलाते हैं। इसमें दिया गया सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और पावर सप्लाई यूनिट, और इसमें बी में दिया गया मेमोरी, विजुअल डिस्प्ले यूनिट और प्रिंटर, और सी में है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और मेमोरी, और डी में दिया गया है स्टोर, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट। तो जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है ये इसमें अर्थमेटिक यूनिट लगा रहता है, लॉजिक यूनिट रहता है और ये कंट्रोल यूनिट, इन तीनों को मिला के ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रेडी होता है। तो ये ध्यान में रखें, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न जानते हैं, द स्पीड ऑफ वर्किंग ऑफ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन द फॉलोइंग यूनिट्स, मतलब जो कंप्यूटर के कार्य करने की जो गति है इसको मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, मतलब इसका जो मात्रक है ये कैसे मापा जाता है। इसमें दिया गया है मेगाबाइट से, मेगाहर्ट्ज से, 16 बिट से, और डी में दिया गया मिली सेकेंड। तो ये कैसे मापा जाता है, कंप्यूटर का जो कार्य करने की जो गति होती है, तो ये मापा जाता है मेगाहर्ट्ज के तौर पे ये मापा जाता है, जो कंप्यूटर का जो स्पीड होता है कार्य करने का, कि कौन सा कंप्यूटर जो है वो कितना फास्ट वो वर्क कर रहा है, तो ये मेगाहर्ट्ज से ये मापा जाता है, मतलब ये मेगाहर्ट्ज दर्शाता है कि कितना स्पीड है कंप्यूटर का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान करने के लिए बोला जा रहा है। तो एक साइड दिया गया है कंप्यूटर के कुछ ये डिवाइस दिए गए हैं और दूसरे साइड दिया गया है कि उसका काम क्या है। इसमें दिया गया सॉफ्टवेयर, तो ये क्या है, ये एक प्रकार का सेट ऑफ प्रोग्राम है, दैट मीन्स इसका ऑप्शन नंबर 1 का चला जाएगा डी में। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 का डी, ये टोटल 3 गो ऑप्शन है। अब दूसरा जानते हैं इनपुट डिवाइस, तो इसका कहाँ जाएगा, इसका चला जाएगा लाइट पेन में, ये चला जाएगा। जो लाइट पेन जो होता है ये एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। अब इसमें देख लेते हैं दो का ए कहाँ कहाँ है, ये 2 ऑप्शन मिल रहा है, ए और डी मिल रहा है। अब तीसरा जानते हैं आउटपुट डिवाइस, अगर देखा जाए तो जो स्पीकर जो होता है ये एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है। आउटपुट मतलब उससे हम लोग को कुछ प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है स्पीकर से, ये साउंड प्राप्त होता है जिसको हम लोग सुनते हैं। तो ये आउटपुट डिवाइस का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और ये एसएसडी हो गया एक सेकेंडरी मेमोरी, दैट मीन्स इसका ऑप्शन नंबर ये एक करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखें। अब अगला जानते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए टाइप ऑफ प्रिंटर, मतलब इनमें से कौन सा जो है ये प्रिंटर का एक प्रकार नहीं है। इसमें दिया गया है ड्रम, डेसिबल, लेजर, स्विच, ये तो कौन सा जो है ये प्रिंटर का प्रकार नहीं है। इसमें जो स्विच जो दिया गया है ये प्रिंटर का प्रकार नहीं है। स्विच क्या होता है, किसी को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच का यूज किया जाता है। अगला जानते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग लार्ज फॉर्मेट ड्राइंग सच एज ग्राफ्स एंड कंस्ट्रक्शन वर्किंग, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति जो है वृहत फॉर्मेट ड्राइंग जैसे ग्राफ और निर्माण ड्राइंग बनाने में सामर्थ्य होती है। तो इसमें दिया गया है लेजर प्रिंटर, फ्लैट बेड प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो ये किसका यूज किया जाता है, तो ये यूज किया जाता है फ्लैट बेड प्रिंटर का इसमें यूज किया जाता है, जो कि एक ग्राफ और कंस्ट्रक्शन ड्राइंग के लिए इसका यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये है कंप्यूटर के क्वेश्चंस, तो ये भी ध्यान में रखें क्योंकि आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलेंगे। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ ऑप्टिकल मीडिया, मतलब इनमें से कौन सा है जो कि एक प्रकार का ऑप्टिकल मीडिया टाइप का है। इसमें दिया गया सीडी, डीवीडी, ब्लू रे। तो ये कौन कौन से जो हैं जो कि ऑप्टिकल मीडिया के ये प्रकार हैं, तो ये तीनों जो है ये ऑप्टिकल मीडिया के ये प्रकार हैं, सीडी, डीवीडी और ब्लू रे, ये सभी ऑप्टिकल मीडिया के ये टाइप्स हैं। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स अकर्स व्हेन द ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड इनटू रैम, मतलब क्या चीज़ होता है जब
ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड किया जाता है रैम में। तो इसमें दिया गया है कॉपिंग, ड्राइविंग डिवाइस, बूटिंग और मल्टीटास्किंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ये बूटिंग जब किया जाता है तब ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है रैम में। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स मैनुअल टेल्स यू हाउ टू यूज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। मतलब किसके कारण जो है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को यूज करने के लिए वो बताता है, मतलब कौन बताता है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को यूज करने के लिए। तो इसमें दिया गया है डॉक्यूमेंटेशन, प्रोग्रामिंग, यूज़र, टेक्निकल। तो ये किसके द्वारा ये पता चलता है? ये यूजर जो है इसके द्वारा ये कहता है कि कैसे यूज करना है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को, जो यूजर होता है वो। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, ए प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड। मतलब जो प्रोग्राम जो होता है जिसको हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है उसको क्या कहा जाता है? इसमें दिया गया सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड, मशीन कोड और डी में दिया गया असेंबली कोड। तो जो प्रोग्राम हाई लेवल में लिखा जाता है उसको बोला जाता है सोर्स कोड बोला जाता है। तो ये ध्यान में रखें, सोर्स कोड उसको बोला जाता है जो प्रोग्राम जो है वो हाई लेवल में जो लिखा जाता है उसको सोर्स कोड बोला जाता है। अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एब्रिविएशन BIT। मतलब जो बिट जो होता है उसका संक्षिप्त, उसका पूर्ण रूप क्या होता है? इसमें दिया गया है बिटकॉइन, बाइनरी डिजिट, बाइनरी टर्मिनल और डी में दिया गया बिग डिजिट। तो जो बिट होता है इसका फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट, इसका फुल फॉर्म होता है BIT का, जो बिट यूज किया जाता है कंप्यूटर के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल फॉर एक्सचेंजिंग डेटा बिटवीन कंप्यूटर्स अराउंड द वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन लाइन्स। मतलब टेलीफोन लाइन की सहायता से विश्व भर में कंप्यूटरों के माध्यम आंकड़ों का आदान प्रदान करने के वास्ते निम्न में से कौन सा आवश्यक होता है? मतलब किसके थ्रू जो होता है वो आंकड़ों का आदान प्रदान किया जाता है पूरे विश्व भर में। अब इसमें दिया गया है फैक्स, मॉडेम, स्कैनर, हैव। तो ये किसका यूज किया जाता है जिसमें पूरे विश्व भर में आंकड़ों का आदान प्रदान किया जाता है? मतलब ये जो है मॉडेम जो एक प्रकार का जो डिवाइस है इसका यूज किया जाता है आंकड़ों को आदान प्रदान करने के लिए। एक जो होता है जो कंप्यूटर में इसका यूज किया जाता है, जो मॉडेम लगता है जिसके कारण जो है इंटरनेट वगैरह चलते हैं। तो ये ध्यान में रखें, जो पहले जो वाईफाई सिस्टम नहीं था उस टाइम मॉडेम यूज किया जाता था। अब अगला प्रश्न है वाईमैक्स का अभिप्राय क्या है? मतलब इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, वाईमैक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। मतलब इसका ये फुल फॉर्म होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है वाईमैक्स का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है अंडर व्हाट इज द स्मॉल मेल ब्रॉडकास्ट टू न्यू अंडर अनरिलेटेड रिसिप्ट। मतलब नई असंबंधित प्राप्तकर्ताओं को सामान मेल करके अधीन पर प्रोसेस, ये काफ़ी कलिस्ट में दिया गया है। अब इसमें दिया गया ऑप्शन, इसमें BC 2 CC और डी में दिया गया नन ऑफ द दीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दैट मीन्स BCC इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसमें जो होता है स्मॉल मेल ब्रॉडकास्ट को न्यू रिलेटेड रेसिपिएंट में जो भेजा जाता है, ये सभी चीज़ें जो होता है BCC में ये किए जाते हैं, जिसमें जो होता है ये प्राप्तकर्ता के जो नाम होते हैं वो छिपे रहते हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं www का फुल फॉर्म इसमें पूछा जा रहा है कि www का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये तो सभी को पता होना चाहिए। www का फुल फॉर्म ये होता है वर्ल्ड वाइड वेब, इसका फुल फॉर्म होता है और इसका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर ये इसका होगा www का फुल फॉर्म। अब ये कमेंट करके बताएं कि www का आविष्कार किनके द्वारा किया गया था। अब अगला जानते हैं, अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ TCP इन इंटरनेट। मतलब TCP का फुल फॉर्म क्या होता है ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म होता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा TCP का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से स्टेटमेंट दिया गया, दो स्टेटमेंट, इसमें से पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा जो कथन जो है वो सत्य है। इसमें दिया गया है पहला में एन एड्रेस कंसिस्ट ऑफ बिट्स। मतलब जो कोई भी एड्रेस जो होता है वो एक बिट उसमें रहता है। बी में दिया गया है इंटरनेट कैन नॉट बी एक्सेस्ड फ्रॉम डुअल बोट PC।
मतलब जो पीसी जो होता है जिसमें 2 ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसको इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकता है। तो इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? इसमें दिया गया है ओनली वन, नाइदर वन नॉर टू, सी में दिया गया बोथ 1 एंड 2 और डी में दिया गया ओनली 2। तो इसमें से कौन सा जो है ये करेक्ट स्टेटमेंट होगा? तो ये जो दोनों स्टेटमेंट दिए गए हैं ये दोनों ये गलत स्टेटमेंट है, ये दोनों सही नहीं है। इसमें दिया गया है जो एक बिट जो होता है ये 34 बिट का जो होता है, IPv4 जो एड्रेस होता है ये 34 बिट का होता है। इसमें जो होता है यह डेसिमल अंकों को में लिखा जाता है। और ये बाकी आप खुद देख लें, एक बार वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लें ताकि अच्छे से आपको और समझ में आ जाए। अगला प्रश्न है द सीक्रेट कोड दैट रेस्ट्रिक्ट एंट्री इनटू सर्टेन प्रोग्राम्स इज कॉल्ड, मतलब वह गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्ट प्रतिबंधित करता है, मतलब उसमें घुसने में प्रतिबंध लगाता है, उसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है ये पासवर्ड बोला जाता है। अगर कोई भी जो फाइल है वगैरह है या फिर आप अपने फ़ोन में ही पासवर्ड लगाते हैं ताकि कोई भी जो अनजान व्यक्ति जो हो वो उसमें ना घुस के मतलब देखने ना लगे, इसीलिए पासवर्ड का यूज किया जाता है जो कि एक सीक्रेट कोड होता है, जो उसके यूज करता जो होते हैं वही उसको जान सकते हैं। अगला जानते हैं, अगला प्रश्न विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, मतलब निम्नलिखित में से क्या मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन का हिस्सा नहीं है? इसमें दिया गया ग्राफिक्स, ऑडियो, मेमोरी या फिर कीबोर्ड, और डी में दिया गया है वीडियो। तो ये कौन सा जो है ये मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन का ये पार्ट नहीं है? तो ये जो मेमोरी और जो कीबोर्ड जो होता है ये मल्टीमीडिया का पार्ट नहीं है। बाकी जो ग्राफिक्स हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो है, ये सभी मल्टीमीडिया की ये टाइप्स हैं या फिर इसके पार्ट हैं, हिस्सा हैं। अगला जानते हैं व्हाट इज़ मेंट बाय GUI, मतलब GUI का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म होता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है बाय डिफ़ॉल्ट वेयर आर ऑल यूजर्स क्रिएटेड फाइल स्टोर्ड इन विंडोज़, मतलब डिफ़ॉल्ट रूप से अगर देखा जाए तो विंडोज़ में उपयोगकर्ता द्वारा बनाई गई सभी फाइलों को कहाँ पर संग्रहित किया जाता है, मतलब अपने आप वो कहाँ संग्रह हो जाता है? इसमें दिया गया माई फाइल्स में, माई डॉक्यूमेंट्स में, लोकल ड्राइव में और डेस्कटॉप में। तो ये कहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ये सेव हो जाता है? जो मतलब जो डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं तो ये सेव हो जाता है माई डॉक्यूमेंट्स में, ये सेव हो जाता है। ये विंडोज़ में आप यूज करते होंगे तो उसमें माई डॉक्यूमेंट में ही जाके वो सेव हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर उसको आप कहीं और नहीं सेव करते हैं तो अपने आप माई डॉक्यूमेंट्स में वो सेव हो जाता है। अब अगला जानते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड द शंख एंड दक्षिण कोयल रिवर मीट ईच अदर, मतलब दक्षिण कोयल रिवर और जो शंख नदी है ये आपस में झारखंड में कहाँ पर ये मिलती है? इसमें दिया गया गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, और डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो ये जो शंख नदी और जो कोयल नदी जो है ये हमारे झारखंड में ये नहीं मिलती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ये मिलती कहाँ है? ये उड़ीसा राज्य में जाके मिलती है और वहाँ पर इसका नाम चेंज हो जाता है और वहाँ पर ये ब्राह्मणी कहलाती है। तो ये ध्यान में रखें। तो दोस्तों अब यहाँ से आप लोग को झारखंड के से रिलेटेड प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जो कि टोटल 40 प्रश्न यहाँ पर आपको डाले गए हैं जो विभिन्न एग्जामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें पूरा देखें अंत तक। अगला प्रश्न है कन्हर प्रोजेक्ट झारखंड एंड इज ए जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ, मतलब जो कन्हर परियोजना जो है ये झारखंड और किसके द्वारा ये संयुक्त परियोजना जो है जो कि लॉन्च किया गया है? इसमें दिया गया मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो जो कन्हर परियोजना जो है ये झारखंड सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार का ये मिला जुला, मतलब इन दोनों के द्वारा ये संयुक्त परियोजना है जिसको कन्हर परियोजना बोला जाता है। और ये जो है सोन की सहायक नदी कन्हर पर ये परियोजना को बनाया जा रहा है। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द केलाघाग वाटरफॉल लोकेटेड, मतलब जो केलाघाग जलप्रपात जो है ये किस जिले में ये स्थित है हमारे राज्य में? इसमें दिया गया है गुमला, चतरा, लोहरदगा, सिमडेगा। तो जो केलाघाग जलप्रपात जो है ये हमारे राज्य में ये सिमडेगा जिले में ये सिचुएटेड है। तो ये ध्यान में रखें। और ये जो जलप्रपात जो है ये छिंदा नदी पर ये सिचुएटेड है
और इसी जिले में सुगाकारा धाम जलप्रपात भी सिचुएटेड है, जो कि शंख नदी पर ये सिचुएटेड है। तो ये दोनों ध्यान में रखें, यहाँ से प्रश्न हो सकता है, कोई एक में प्रश्न पूछ देगा। अगला जानते हैं, हु इज मैड, मतलब कौन सा जो है सम्मेलन जो है वो सही है। इसमें दिया गया है रानी बहल जो कि पाकुड़ में सिचुएटेड है, सूरज कुंड जो कि कोडरमा में सिचुएटेड है, झरिया पानी जो कि दुमका में सिचुएटेड है, टाइगर जो कि गिरिडीह में पाया जाता है। तो ये कौन सा सम्मेलन जो है वो सही है। तो जो झरिया पानी जो है ये दुमका में ये सिचुएटेड है, तो ये ध्यान में रखें। और जो सूरजकुंड जो है जो हजारीबाग में सिचुएटेड है, ये अगर देखा जाए तो भारत का सबसे ज़्यादा मतलब गर्म जलकुंड जो है, जिसका जो देखा जाए तो ये 88 डिग्री सेल्सियस का इसमें गर्म पानी निकलता है, सूरजकुंड जो हजारीबाग में सिचुएटेड है। अब इसमें जो है टाइगर जलप्रपात जो कि हजारीबाग में बराकर नदी पर ही सिचुएटेड है, तो इसे भी ध्यान में रखें। अगला जानते हैं, विच इज़ द इमेजनरी लाइन ऑफ इवन रेन विच डिवाइड झारखंड इंटू 2 फॉरेस्ट रीजन, मतलब उस इमेजनरी लाइन को क्या कहते हैं, मतलब कौन सा जो इमेजनरी लाइन है जो कि झारखंड को 2 वन प्रदेशों में बांटता है। समवर्षा कहने का मतलब कि वो जहाँ पर समान वर्षाएं देखने को मिलती है। इसमें दिया गया है ए में 100 सेंटीमीटर, बी 110 सेंटीमीटर, सी 140 सेंटीमीटर और डी में दिया गया 120 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर 120 सेंटीमीटर ये होगा। विच इज़ द इमेजनरी लाइन ऑफ इवन रेन विच डिवाइड झारखंड इंटू 2 फॉरेस्ट, मतलब ये जो इसमें समवर्षा जो होती है इसमें 120 सेंटीमीटर की ये समवर्षा होती है। अगला जानते हैं, द मोस्ट रेनी एरिया इन झारखंड इज, मतलब झारखंड में सबसे ज़्यादा वर्षा किस क्षेत्र में ये होता है। इसमें दिया गया पाट प्रदेश, राजमहल ट्रैप, कोल्हान पहाड़ी, पारसनाथ पहाड़ी। तो सबसे ज़्यादा हमारे झारखंड में जो वर्षा होती है ये पाट प्रदेश में ये होती है, और ये जो है नेत्रहाट के इलाकों को बोला जाता है पाट प्रदेश। उसमें जो है काफ़ी ऊंचे स्थान में वहाँ पर पाट क्षेत्र वहाँ पर देखने को मिलती है नेत्रहाट में। और अगर पूछा जाए कि हमारे झारखंड में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो ये नेत्रहाट में ही होती है, ये भी ध्यान में रखें। और जो सबसे ऊंची चोटी हमारे झारखंड की है ये पारसनाथ पहाड़ी है, तो ये भी ध्यान में रखें। अगला जानते हैं, विच पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, मतलब इनमें से कौन सा जो युग्म है जो सुमेलित नहीं है। इसमें एक साइड दिया गया है मिट्टी का प्रकार और दूसरे साइड दिया गया है किस राज्य, मतलब किस क्षेत्र में वो पाए जाते हैं। इसमें दिया गया लेटराइट मिट्टी जो लातेहार में है, काली मिट्टी जो राजमहल क्षेत्र में पाए जाते हैं, जलोढ़ मिट्टी जो देवघर क्षेत्र में पाए जाते हैं, और डी में दिया गया लाल मिट्टी जो कि पश्चिम सिंहभूम क्षेत्र में पाया जाता है। तो इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो इसमें जो जलोढ़ मिट्टी जो है ये देवघर क्षेत्र में ये नहीं पाए जाते हैं। तो ये पाए कहाँ जाते हैं, ये पाए जाते हैं सिंहभूम के क्षेत्र में, मतलब साहेबगंज के क्षेत्र में पाए जाते हैं, जहाँ पर जो है गंगा नदी का अपवाह वहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये ध्यान में रखें, साहेबगंज और पाकुड़ के क्षेत्र में ये जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। और जो जलोढ़ मिट्टी जो होता है ये 2 प्रकार के होते हैं, जो इसको बांगर और खादर बोला जाता है, नई जलोढ़ और पुरानी जलोढ़ जिसको बोलते हैं, जो कि गंगा के द्वारा जो मिट्टी जो लाए जाते हैं पर्वतीय क्षेत्रों से और इधर मैदानी क्षेत्रों में जो छोड़ा जाता है उसी को जलोढ़ मिट्टी बोला जाता है, मतलब जो भी नदियां हैं उन सभी के द्वारा जो लाया जाता है। इसे ध्यान में रखें, ये ज्योग्राफी से रिलेटेड ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है, द मेन डिपॉजिट ऑफ क्रोमाइट इन द जोजोहातू इन विच डिस्ट्रिक्ट इट इज़, मतलब जो जोजोहातू में जो क्रोमाइट जो है ये किस जिले में ये सिचुएटेड है, जहाँ पर क्रोमाइट पाया जाता है। इसमें दिया गया हजारीबाग, रांची, पश्चिमी सिंहभूम और गुमला दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, दैट मीन्स पश्चिमी सिंहभूम में ये क्रोमाइट जो पाया जाता है, जिसको मतलब जोजोहातू क्षेत्र में ये पाया जाता है। अगला जानते हैं, इसमें दिया गया है क्रोमाइट का उत्पादन जो है ये झारखंड में, अगर देखा जाए झारखंड में ये देश का दूसरा सबसे ज़्यादा क्रोमाइट इसमें उत्पादन किया जाता है, जो कि 3.8% के लगभग में क्रोमाइट यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन ये असत्य मतलब फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है। तो झारखंड में राष्ट्रीय आंदोलन के विस्तार असहयोग आंदोलन के समय में हुआ। बी में दिया गया झारखंड में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1920 ईस्वी में हुआ। सी में दिया गया असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी
के भीमराज वंशीधर धर्मशाला में ठहरे थे। और डी में दिया गया है असहयोग आंदोलन में टाना भगतों एवं पहाड़िया जनजाति की भागीदारी नगण्य थी, मतलब इन जनजातियों के द्वारा पार्टिसिपेट नहीं किया गया था। तो इसमें असत्य कथन कौन सा है ये पूछा जा रहा है। तो इसमें जो असत्य कथन जो है ये ऑप्शन नंबर डी है, ये गलत लिखा गया है। ये टाना भगत और जो पहाड़िया जनजाति है इन लोगों के द्वारा भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा इनके द्वारा किया गया था, हिस्सा लिया गया था असहयोग आंदोलन में। अगला जानते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान निम्न में से किसने स्वयं को गिरफ्तार करने हेतु प्रस्तुत किया किंतु उपायुक्त ने उन्हें गिरफ्तार न करके उनकी गतिविधियों पर नज़र रखने का आदेश जारी किया। तो ये कौन से व्यक्ति हैं जिनके द्वारा ये काम किया गया था। इसमें दिया गया सरस्वती देवी, सरला देवी, विनोदानंद झा और डी में दिया गया महादेवी केजरीवाल। तो ये किनके द्वारा जो है सरेंडर किया गया था, लेकिन उसको गिरफ्तार नहीं किया गया था, उसको छोड़ दिया गया था और वो उसके जो काम जो किए जा रहे थे उसके द्वारा उन सभी कामों पे नज़र रखा जा रहा था। तो ये हैं महादेवी केजरीवाल, जो कि इन्हीं के द्वारा सरेंडर किया गया था, लेकिन इनको गिरफ्तार नहीं किया गया था और ये व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान इनके द्वारा सरेंडर किया गया था। और ये जो है महादेवी केजरीवाल जो है ये मोतीलाल केजरीवाल की ये पत्नी है और यही प्रथम अगर इसमें देखा जाए व्यक्तिगत सत्याग्रह में ऐसा प्रश्न ये बनता है, काफ़ी एग्जामों में देखने को आपको मिला होगा कि जो व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही किससे माना जाता है और दूसरा सत्याग्रही किसको बोला जाता है। तो इसमें जो है प्रथम सत्याग्रही ये विनोबा भावे को बोला जाता है और दूसरा सत्याग्रही जो है ये जवाहरलाल नेहरू थे व्यक्तिगत सत्याग्रह में। अब ये जो है इसी सत्याग्रह के दौरान 1940 ईस्वी में गांधी जी को अंतिम बार जो है ये झारखंड ये इनके द्वारा दौरा किया गया था व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये असत्य है। इसमें भी फॉल्स कथन पूछा जा रहा है। इसमें दिया गया है ए में 22 जुलाई 1997 को बिहार विधानसभा द्वारा झारखंड राज्य गठन हेतु संकल्प पारित कर केंद्र सरकार को भेजा गया था। बी में दिया गया 1998 में केंद्र की भाजपा सरकार ने वनांचल राज्य से संबंधित प्रस्ताव पारित करने हेतु बिहार विधानसभा में भेजा, जिसे बिहार विधानसभा द्वारा वापस ले लिया गया। सी में दिया गया है बिहार विधानसभा में पहली बार पृथक झारखंड का प्रस्ताव 22 जुलाई 1998 को पारित हुआ। और डी में दिया गया है ए और सी दोनों। तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है, मतलब फॉल्स कथन कौन सा है। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका फॉल्स कथन है, बाकी सभी ये ट्रू स्टेटमेंट हैं। मतलब बिहार विधानसभा में ये इस डेट को ये नहीं लाया गया था। तो ये कब लाया गया था, ये लाया गया था 22 जुलाई 1997 को ये बिहार विधानसभा में पहली बार पृथक झारखंड का प्रस्ताव जो है ये पारित हुआ था। इसमें जो है अटल बिहारी वाजपेयी उस टाइम हमारे देश के प्रधानमंत्री थे जिस टाइम ये काम जो हो रहा था। इसमें जान लेते हैं जो हमारे राज्य जो था उसमें मतलब जब पहले बिहार जो था उसमें जो है मुख्यमंत्री जो उस टाइम की थी ये राबड़ी देवी थी और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। और अगर राष्ट्रपति देखा जाए जो कि साइन किए थे इस विधेयक में वो थे श्री के.आर. नारायणन जी के द्वारा ये साइन किया गया था। उस टाइम भारत के राष्ट्रपति श्री के.आर. नारायणन थे। तो ये ध्यान में रखें, यहाँ से काफ़ी प्रश्न मतलब आने वाले एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। अब इससे रिलेटेड जान लेते हैं कि जो गठन की प्रक्रिया जो है वो कौन कौन स्टेज से गुजरना पड़ा और उन सभी का जो डेट है वो क्या क्या रहा। इसमें जो है 25 अप्रैल 2000 को बिहार विधानसभा में बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को ये मंजूरी दिया गया था। और 2 अगस्त 2000 को लोकसभा ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को मंजूरी प्रदान की। 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा ने बिहार राज्य पुनर्गठन को ये मंजूरी दे दिया गया था। और 25 अगस्त 2000 को ही राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर कर दिए गए थे कि झारखंड को अब अलग कर दिया जाए। लेकिन 25 अगस्त को हम लोग ना अपना के ये 15 नवंबर अपनाए। और ये क्यों अपनाए, क्योंकि 15 नवंबर को हमारे झारखंड राज्य के महान क्रांतिकारी जिनका नाम है बिरसा मुंडा उनका जन्मदिन था। इसीलिए हम लोग जो झारखंड का जो स्थापना दिवस जो है ये 15 नवंबर को हम लोग मनाते हैं। और 15 नवंबर 2000 से हम लोग झारखंड को मतलब एक नए राज्य के रूप में ये मानते हैं। तो ये ध्यान में रखें। और जो बिरसा मुंडा की जो जन्म हुई थी ये 15 नवंबर 1875 को हुई थी। और इनकी जो मृत्यु जो हुई थी ये 9 जून 1900 को हुई थी रांची के जेल में। और इनको ऐसा अंग्रेज़ों के द्वारा बताया जाता है कि ये हैजा के कारण
मरे थे। तो ये ध्यान में रखें। इसमें जो है अगला प्रश्न है, व्हेन वाज द झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल फॉर्म्ड। जो जैक जो है JAC इसको कब बनाया गया था? तो इसको जो है ये बनाया गया था 9 अगस्त 1995 को झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल को बनाया गया था। अब इसमें देखा जाए तो शिबू सोरेन जो है जैक के अध्यक्ष चुने गए थे उस टाइम, और सूरज मंडल जी को उसका उपाध्यक्ष उस टाइम मनोनीत किया गया था जब ये गठन हुआ था। इसमें जो है टोटल 18 जिलों को मिलाकर ये बनाया गया था, और ये 40 विभागों का भार इसको सौंपा गया था जैक को। अगला प्रश्न है, व्हेन डिड द झारखंड पार्टी मर्ज विद द कांग्रेस। मतलब झारखंड पार्टी को कब कांग्रेस के साथ मर्ज किया गया था, विलय किया गया था? तो इसमें दिया गया है 20 जून 1963 को, 5 जून 1963 को, 26 नवंबर 1965 को और 15 नवंबर 1968 को। तो कब झारखंड पार्टी को कांग्रेस में मिला दिया गया था? तो ये दिया गया था 20 जून 1963 को। जो झारखंड पार्टी था उसको कांग्रेस में मिला दिया गया था। अब इसमें जो है मिलाने के कारण जो बाद में जयपाल सिंह जो थे, जो झारखंड पार्टी से वो रिलेटेड थे, इनके द्वारा कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया गया था 30 मई 1969 ईस्वी को। और उस टाइम बिहार के जो तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे ये विनोदानंद झा जी थे, जिनके टाइम पे ये विलय हुआ था झारखंड पार्टी का। अगला प्रश्न है, व्हेन वाज बिरसा सेवा दल फॉर्म्ड। जो बिरसा सेवा दल जो है इसका गठन कब किया गया था? इसमें दिया गया 1960, 1963, 1955, 1965। तो जो बिरसा सेवा दल जो है इसका गठन जो है ये किया गया था 1965 ईस्वी में बिरसा सेवा दल का गठन किया गया था। और ये जो है ललित कुजूर के नेतृत्व में इसका गठन किया गया था बिरसा सेवा दल का 1965। ये टाइम ध्यान में रखें, 1965 ईस्वी में बिरसा सेवा दल का गठन किया गया था, जो कि ये एक छात्र संगठन के रूप में ये काम कर रहा था। अगला है, व्हेन डिड द संथाल रेवोल्यूशन टेक प्लेस। मतलब जो संथाल विद्रोह जो है वो कब हुआ था? तो ये जो संथाल विद्रोह जो हुआ था ये हुआ था 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ था। अब इसमें जो है सिद्धू कान्हू के द्वारा इसमें नेतृत्व प्रदान किया जा रहा था। जो संथाल विद्रोह हुआ था 1855 ईस्वी में। इस विद्रोह को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे कि हुल विद्रोह हो गया, संथाल हुल, या फिर सिंधु कान्हू का विद्रोह भी के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसमें जो है नारा दिया गया था, जो कि बोला गया था, अपना देश और अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। ये नारा इसमें दिया गया था। इसमें जो ये चारों भाई थे, सिंधु कान्हू चांद भैरव, ये सभी के द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया गया था। मतलब पूरी फैमिली ने मिलके इस विद्रोह को, मतलब इस विद्रोह में लड़े थे। अब अगला जानते हैं, व्हेन वाज द सफावड़ मूवमेंट स्टार्टेड। सफावड़ आंदोलन ये कब प्रारंभ हुआ था? इसमें दिया गया 1966 ईस्वी, 1866 ईस्वी, 1875 ईस्वी, 1885 ईस्वी और 1895 ईस्वी। तो जो सफावड़ आंदोलन जो है ये शुरू किया गया था 1870 ईस्वी में। तो ये ध्यान में रखें, ये ईस्वी पूछा जा सकता है। इसमें जो है इसके जो नेतृत्वकर्ता जो हैं सफावड़ आंदोलन के ये लाल हेम्ब्रम, जिसको लाल बाबा भी बोला जाता था, उनके द्वारा इसमें नेतृत्व प्रदान किए जा रही थी सफावड़ आंदोलन की। इसमें जो है इस आंदोलन में आंदोलनकारियों के लिए राम नाम का मंत्र दिया गया था लाल बाबा के द्वारा। जो लाल हेम्ब्रम जो थे उनके द्वारा ये मंत्र दिया गया था आंदोलनकारियों को। जो जो आंदोलनकारी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे उन सभी को बोला गया था कि राम नाम का मंत्र वो जाप करें। अगला जानते हैं, द किंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी वाज कॉल्ड गौमुखी राजा। मतलब निम्न में से किस राजवंश के राजा को गौमुखी राजा कहा जाता था? तो ये जो है पंचेत के जो राजवंश हैं उसके राजा को गौमुखी राजा कहा जाता था। और ये जो हैं ये सभी जो हैं इनका राज्य चिन्ह जो है, जो गौमुखी राजा जो है इसका कपिला गाय का पूंछ या फिर जिसको चंवर बोला जाता है, ये इसका राज्य चिन्ह था। और इसी को गौमुखी राजा बोला जाता था। पंचेत राजा के जो राजा जो थे उन सभी को बोला जाता था। और ये जो राज्य करते थे जिस क्षेत्र में, वो मानभूम या फिर धनबाद क्षेत्र में ये जो पंचेत राजवंश है ये राज्य करता था। अगला है,
डोकरा आर्ट इज यूज्ड फॉर, जो डोकरा आर्ट जो है, कला जो है, ये किसके लिए ये प्रयोग होता है, मतलब उसमें कौन सी चीज़ों को चित्रित किया जाता है। इसमें दिया गया है जानवरों के शिकार में, बुनाई में, खेती में और मूर्तियाँ बनाने में। तो जो डोकरा कला जो है, ये मूर्तियाँ बनाने में ये यूज किया जाता है, जो डोकरा कला जिसको बोला जाता है। और ये जो है दुमका के जगुडी गांव को डोकरा कला का नर्सरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम देखा जाता है कि ये कला, इससे मूर्तियाँ बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज सेलिब्रेटेड इन द झारखंड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ माघ अकॉर्डिंग टू शक संवत। मतलब शक संवत के अनुसार माघ महीने के पहले दिन झारखंड में निम्न में से कौन सा त्यौहार आयोजित किया जाता है। इसमें दिया गया है हलपुनिया, सरहुल, करम, वंदना। तो ये कौन से त्यौहार का आयोजन किया जाता है, जिसको करमाली जनजाति के द्वारा, मतलब वो पहला दिन माना जाता है ईयर का फर्स्ट डे। तो ये कौन सा त्यौहार है। ये जो हल पुनः जो है, यही त्यौहार है जिसको झारखंड में मनाया जाता है माघ महीने के पहले दिन। और ये जो है करमाली जनजाति के द्वारा ये नए साल के रूप में इसको मनाया जाता है। और उसी के बाद जो है, जो रोपने का सिस्टम है, धान वगैरह रोपने का, ये शुरू होता है ये हल पुनः के बाद। हल पुनः करने के बाद ही जो किसान जो लोग हैं वो खेतों में हल चलाना स्टार्ट कर देते हैं। अगला जानते हैं, उरांव कोम्बकट इज अ, जो उरांव कोम्बकट जो है, ये क्या है। ये एक प्रकार का चित्रकला है, नृत्य है, भोजन है, या फिर जनजातीय आभूषण है। तो ये जो उरांव कोम्बकट जो है, ये एक प्रकार का ये एक चित्रकला है, जो कि उरांव जनजाति के द्वारा ये किया जाता है। अगला प्रश्न है, ये सम्मिलित करने के लिए बोला जा रहा है। तो जिसमें सूची 1 में दिया गया जनजाति और दूसरे सूची में दिया गया बधु मूल्य, मतलब किस जनजाति में बधु मूल्य को क्या क्या बोला जाता है। इसमें दिया गया संथाल, मुंडा, कंवर और किसान जनजाति। तो इसमें इस साइड में दिया गया है बधु मूल्य दिया गया है, जो कि डाली, पौन, गोगन, सुगदम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ये ऑप्शन नंबर बी होगा। दैट मीन्स जो संथाल जनजाति में जो है वधु मूल्य को बोला जाता है पौन बोला जाता है। मुंडा जनजाति में वधु मूल्य को गोनोंग बोला जाता है। कंवर जनजाति में जो है वधु मूल्य को सुकदाम बोला जाता है। और किसान जनजाति में डाली बोला जाता है। तो ये याद कर लें, यहाँ से प्रश्न एक आपको देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, हो जनजाति के विवाह के संबंध में कौन सा कथन जो है ये असत्य है, फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है। इसमें दिया गया ये प्रायः एक विवाही होते हैं। बी में दिया गया है विवाह जाति के भीतर किंतु गोत्र के बाहर होता है। सी में है इनमें समगोत्र विवाह का प्रचलन काफ़ी है। और डी में दिया गया है आदि बापला, दिक्कू आदि, अपोरतिपी, राज्य खुशी विवाह, अनादर आदि इनके विवाह के प्रमुख प्रकार है। तो हो जनजाति में कौन कौन से विवाह जो है, मतलब इसमें जो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट है, ये पूछा जा रहा है। तो ये जो इसमें जो है समगोत्र विवाह का प्रचलन काफ़ी है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। हालांकि मैक्सिमम जनजाति में जो है एक ही गोत्र में विवाह करने का अलाव नहीं है, तो ये ध्यान में रखें। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जनजाति को हाथ से बने कपड़ों का जनक कहा जाता है। तो ये कौन सी जनजाति को हाथ से बने कपड़ों का जनक कहा जाता है। तो ये कहा जाता है चीक बड़क जनजाति को कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा अपने हाथों से काफ़ी अच्छे प्रकार के कपड़े बुने जाते हैं, बनाए जाते हैं, और इसी को बोला जाता है हाथ से बने कपड़ों का जनक कहा जाता है चीक बड़क जनजाति को। अब ये जो जनजाति जो है ये कपड़ा बनाने में ये काफ़ी मतलब पेशेवर है। इसका मुख्य पेशा जो है ये कपड़ा बुनना ही इसका मुख्य पेशा है। और ये जनजाति 2 वर्गों में विभाजित है, जिसमें से एक है बड़ गोहड़ी जिसको बड़ा जात बोला जाता है, और छठ गोहड़ी जिसको छोटा जात बोला जाता है। और इसमें जो है पुनर्विवाह को जो है ये सगाई बोला जाता है इस जनजाति में। और ये जो जनजाति जो है ये चीक बड़क जो जनजाति है ये नागपुरी भाषा ये लोग बोलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा 8 जनवरी 2003 को झारखंड की 31वीं जनजाति के रूप में किसे सम्मिलित किया गया है। इसमें दिया गया कंवर, कोल, लोहरा, बंजारा। तो ये कौन सी जनजाति को 31वीं जनजाति का दर्जा शामिल किया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो ये जो है कंवर जनजाति, इसी को शामिल किया गया है 31वीं जनजाति के रूप में। और ये जो है 8 जनवरी 2003 को ये शामिल किया गया है कंवर जनजाति को। अब इस जनजाति में जो है ये बधु मूल्य को
सुकदम कहा जाता है और इसमें जो है पंचायत का जो मुखिया होता है उसको सयाना बोला जाता है। और इस जनजाति में जो धर्म जो होते हैं वो सरना धर्म को फॉलो करते हैं, तो ये भी ध्यान में रखें। और जो भाषा यहाँ पर बोली जाती है ये कराती जिसको या फिर करौसी जिसको कोरासी बोला जाता है या फिर सादरी बोला जाता है। ये जो है कंवर जनजाति से ये रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। अगला प्रश्न है दौड़, लांगड़े, बाहा, सोहराय, मातवार, डाहार, गोलवारी, भिनसार, रिंजा, डांटा, घुरामजाक, झींगा एवं दासाई लोकगीत का संबंध किस जनजाति से? ये सभी जो दिए गए हैं ये लोकगीत हैं, तो इन सभी का संबंध जो है ये कौन से जनजाति से है? तो ये जो भी लोकगीत दिए गए हैं ये संथाल जनजाति से ये रिलेटेड लोकगीत हैं। तो ये ध्यान में रखें, जितने भी लोकगीत दिए गए हैं ये सभी को एक बार याद कर लें और ये ध्यान में रखें कि ये संथाल जनजाति से ये रिलेटेड लोकगीत हैं। अगला प्रश्न है बिरहोर जनजाति किस चित्रकला में निपुण माने जाते हैं? जो बिरहोर जनजाति जो होते हैं वो कौन से चित्रकला सबसे ज़्यादा मतलब उसमें निपुण माने जाते हैं? तो ये जो कोहबर जो चित्रकला है ये बिरहोर जनजाति के द्वारा ये किया जाता है और यही चित्रकला में ये सभी काफ़ी निपुण होते हैं। और ये जो है कोहबर चित्रकला जो है ये गुफाओं में विवाह जोड़ा जो होता है उसमें गुफा के जो दीवार होते हैं उसमें ये बनाया जाता है, जिसको कोहबर चित्रकला बोला जाता है। इसमें जो होता है फूल पत्ती, पेड़ पौधे व नर नारी का चित्रण इसमें किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा पर्व 12 वर्ष में एक बार ये मनाया जाता है? इसमें दिया गया चांडी, धानबुनी, मंडा, देसावली। तो ये कौन सा पर्व जो है जो 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है? और ऐसा 2 पर्व है हमारे झारखंड में जो 12 वर्षों में एक बार ही मनाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन में एक दिया गया है जो कि ये देसावली जो पर्व है ये 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है और दूसरा पर्व जो है जिसको जनी शिकार बोला जाता है वो भी 12 वर्ष में एक बार ही मनाया जाता है। तो ये भी ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है एन इंट्रोडक्शन टू दी हो लैंग्वेज ये होगा, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हैं ये हैं फादर जॉन डी एस जे के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है जिसका नाम है एन इंट्रोडक्शन टू दी होल लैंग्वेज, इस पुस्तक का नाम है। और ये लिखा गया फादर जॉन डैनी एस जे जी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। अगला प्रश्न है संथाली लोक कथाओं का संग्रह होड़ कहानी एवं ग्राम ये किसकी कृति है? मतलब होड़ कहानी और ग्राम जो है ये किसकी कृति है? तो ये जो लिखा गया है ये P.O. बोटिंग के द्वारा ये लिखा गया है, जिसको बोलते हैं होड़ कहानी, मतलब ये लोक कथा से रिलेटेड है और ये ग्राम जो है। अगला प्रश्न जानते हैं झारखंड की सबसे ऊंची जगह ये कौन सी है? मतलब झारखंड में सबसे ऊंचा जगह कौन सा है? तो ये नेत्रहाट जो है यही झारखंड का सबसे ऊंचा जगह है और सबसे ज़्यादा बारिश जो है ये नेत्रहाट में ही होता है झारखंड में, तो ये भी ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से जिले में नमक का शाब्दिक अर्थ लौह खनन का केंद्र ये होता है? मतलब कौन से जिले का नाम जो है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है लौह खनन का केंद्र? तो ये जो लोहरदगा जो है इसी का शाब्दिक अर्थ है लौह खनन का केंद्र। तो ये ध्यान में रखें, लौह और लोहरदगा ये कुछ जुड़ा जुड़ा आपको लग रहा होगा। अगला प्रश्न है पलामू किला किस नदी के तट पर ये स्थित है? तो जो पलामू किला जो है ये सिचुएटेड है औरंगा नदी के तट पे। और ये कहाँ पर सिचुएटेड है? ये पलामू में सिचुएटेड है, पलामू लातेहार के आसपास ये सिचुएटेड है। अगला प्रश्न है और ये जो है पलामू किला ये जो बेतला नेशनल पार्क है उसके 5 किलोमीटर दूर में ये औरंगा नदी में सिचुएटेड है। और ये जो इसका निर्माण जो है ये चेरो वंशी शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इसमें जो है पलामू का जो नया किला है उसका निर्माण मेदिनी राय के द्वारा करवाया गया था, तो ये भी ध्यान में रखें। और ये नए किले में नागपुरी दरवाज़ा स्थित है। हालांकि अभी अगर आपको देखने के लिए जाओगे तो वहाँ पर सब कुछ मतलब उजड़ा सा आपको दिखने को मिलेगा, जो कि झारखंड सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ पर कुछ वैसा कंजर्व करने के लिए कुछ नहीं वैसा किया जा रहा है, जो कि एक विरासत स्थल ये झारखंड का है, उसको कंजर्व करना चाहिए। मतलब उसमें कुछ जो है उसमें ताकि वो ज़्यादा दिन तक वो टिका रहे, ये सभी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न आदिम जनजाति समूह हेतु मुख्यमंत्री विशेष खाद्य सुरक्षा योजना के तहत
प्रत्येक परिवार को प्रति माह कितने किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त होता है। तो ये जो है ये 35 किलोग्राम खाद्य मतलब चावल दिए जाते हैं आदिम जनजाति समूह को। अगला प्रश्न है, भारतीय महिला पर्वतारोही प्रेमलता अग्रवाल को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये जो हैं जो कि एक पर्वतारोही हैं इनको 2013 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और ये हैं जिनका नाम है प्रेमलता अग्रवाल, और यही हैं भारत की जो पहली महिला जो कि माउंट एवरेस्ट शिखर में 48 साल की उम्र में ये पहुंचने वाली ये महिला बनी थी। और ये जो हैं 7 महाद्वीपों के शिखर में चढ़ने वाली ये महिला है जो कि भारत की पहली महिला हैं। तो ये ध्यान में रखें। अगला जानते हैं, बिरसा मुंडा कौन थे। तो ये जो है बिरसा मुंडा जो है ये एक आदिवासी नेता थे। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, बाकी सभी ये फॉल्स ऑप्शंस दिए गए हैं। ये बिरसा मुंडा के बारे में दिया गया है, तो ये आप एक बार ध्यान से देख लें। अगला प्रश्न है, पोरहाट के राजा अर्जुन सिंह के संबंध में कौन सा कथन जो है ये सत्य है। तो इसमें जो है ये सभी कथन जो दिए गए हैं ये सभी सत्य कथन है, जो कि 1857 ईस्वी के क्रांति में सिंहभूम क्षेत्र में इनकी जो है अपनी बहुत बड़ी ये भूमिका इनकी रही है। ये सभी कथन इसके करेक्ट स्टेटमेंट है जो कि अर्जुन सिंह से ये रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, संगीत नाटक एकेडमी द्वारा पुरस्कृत राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह देव सरायकेला शैली के किस नृत्य के विश्वविख्यात कलाकार हैं। तो ये जो हैं ये छऊ नृत्य के ये कलाकार हैं जिनका नाम है सुधेंदु नारायण सिंह देव। तो ये ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक अधिकार कर्मण्यतावादी आयरन लेडी ऑफ झारखंड के रूप में इसको जाना जाता है। मतलब झारखंड की आयरन लेडी के रूप में किसको जाना जाता है। तो ये दयामणि बरला जी को जाना जाता है झारखंड की आयरन लेडी के रूप में। और इन्हीं के द्वारा सामाजिक सुधार वगैरह के जो काम जो है ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इनके द्वारा किया गया, इसीलिए इसको झारखंड की आयरन लेडी के रूप में जाना जाता है। और ये हैं बारला, जो दयामणि बारला जिनको बोलते हैं, यही है झारखंड की आयरन लेडी। अगला प्रश्न है, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा के लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक जो हैं ये तुहिन सिन्हा और अंकित वर्मा, इन दोनों के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया जिसका नाम है द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। अब जो लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का ये है, वर्तमान में झारखंड की बेरोजगारी दर कितनी है। तो ये जो है ये 17% के लगभग में झारखंड की बेरोजगारी दर हमारे राज्य की है। तो ये था दोस्तों जेपीएससी स्पेशल का जो सेट 4 है। और जुड़े रहें, आने वाले दिनों में और भी सेट आपको देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। जितने भी लोग जेएसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं, सचिवालय का जो फॉर्म आया हुआ है, या फिर और भी कोई झारखंड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये चैनल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जुड़े रहें इस चैनल में, आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको झारखंड के जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, जेएसएससी सीजीएल के मॉडल सेट मिलेंगे, और जो विभिन्न एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के क्वेश्चन एनालिसिस आपको देखने को मिलेगा। और जो लोग लैब या फिर लैब असिस्टेंट और जो पीजीटी का जो वैकेंसी आया हुआ है उसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके भी यहाँ पर टोटल 10 मॉडल सेट यहाँ पर डाले गए हैं। तो इसे भी आप इसका फ़ायदा उठाएं। और इस चैनल में ख़ास बात यह है कि प्रत्येक वीक को वीकली करंट अफेयर लाया जाता है जो कि सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो इसमें जुड़े रहें और अपने दोस्तों को भी बताएं इस चैनल में जुड़ने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें ताकि ये चैनल ग्रो करे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें बेनिफिट उठा पाए। और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों को इसकी PDF की ज़रूरत हो, जितने भी क्लास मतलब वीडियो अपलोड किए जाते हैं उन सभी की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाए तो मिल जाएंगे मतलब, तो उसमें ज्वाइन करें और PDF को देखें, 1-2 बार पढ़ें ताकि आपको और अच्छे से सारे जो चीज़ें पढ़ाई गई हो वो समझ में आए। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।